स्वागत है बच्चों आपका ई आचार्य के प्लेटफार्म पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप पांडे। बच्चों 12वीं क्लास की जीव विज्ञान एनसीईआरटी की पुस्तक में जो दूसरा अध्याय है वह है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। बच्चों आज हम लोग उसी अध्याय के अंतर्गत आने वाली उन समस्त घटनाओं, जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, हम लोग उनको अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले वाले अध्याय में बताया गया है कि जनन क्या है, जनन कितने प्रकार क्या है, जनन क्यों होता है, जनन कैसे होता है, जनन के लिए किन किन संसाधनों की आवश्यकता है, वो सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। जनन के विषय में बच्चों दो जो प्रकार बताए गए थे, पहला अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। थोड़ा सा हम रिव्यू करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे 5 मिनट, जो पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि उसी से संबंधित ये चैप्टर है, ये अध्याय है, इसलिए हम लोग थोड़ी सी चीज़ें जानेंगे बच्चों, और विशेषकर उसमें लैंगिक जनन के विषय में जानेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ जिसका वर्णन है वो है लैंगिक जनन। यहाँ जिस चीज़ की बात की जा रही है बच्चों, उसमें किसका वर्णन किया जा रहा है? लैंगिक जनन का। इसलिए लैंगिक जनन के विषय में थोड़ा सा एक आउटलाइन पिछले चूंकि चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया गया है, आप हमारा पिछला वीडियो देखेंगे, उसमें A to Z सारी चीज़ें स्पष्ट बताई गई हैं, समझाई गई हैं। लेकिन चूंकि इस अध्याय को शुरू करने से पहले थोड़ा सा रिव्यू देना आवश्यक है। बच्चों लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में दो बातें सबसे मुख्य इम्पॉर्टेंट थी, मुख्य रूप से बताई गई थी। पहली बात तो ये कि लैंगिक जनन में 2 तरह के गैमीट की आवश्यकता होती है, 2 तरह के युग्मक की आवश्यकता होती है, जिसमें से एक कौन सा होता है? मेल अर्थात नर युग्मक। हमने ऐसे बताया था कि एक गोला बना के तीर लगा देते हैं, वो नर युग्मक हो जाता है। दूसरा क्या हो जाता है भाई? एक फीमेल युग्मक, एक नर युग्मक, एक मादा युग्मक। ये क्या है बच्चों? नर युग्मक। नर युग्मक के लिए ये साइन है नर युग्मक, और ये क्या है? मादा युग्मक। मादा युग्मक के लिए लिखा गया है मादा युग्मक। ठीक, ये नर युग्मक, ये मादा युग्मक का सिंबल है बच्चों। ये एक डिनोशन है जिसकी बहुत आवश्यकता है। आगे भी जब आप अनुवांशिकी का अध्याय पढ़ेंगे उसमें भी इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ 2 सिंबल हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक को आकार के आधार पे 2 भागों में बांटा गया था बच्चों। एक था समरूपी, दूसरा था विषमरूपी। अर्थात कहने का मतलब है जब नर और मादा युग्मक दोनों एक समान हो, अर्थात उनका आकार सेम हो, तब उसे क्या कहेंगे? समयुग्मक, अर्थात आइसोगैमेट। क्या कहेंगे बच्चों? आइसोगैमेट। और जब उनके आकार में अंतर होगा, डिफरेंस होगा, तब उसे क्या कहेंगे बच्चों? हेटेरोगैमेट, अर्थात विषमगैमेट। जैसे ये कोई मेल गैमीट की मैं बात कर रहा हूँ, ये मेल गैमीट है। ऐसे करते हैं, जैसे ऐसे मान लीजिए आप कि ये मेल और फीमेल के लिए हम ऐसे लिखें, मेल ऐसा है और यदि फीमेल भी ऐसा ही है, एक ही आकार प्रकार का, तब इसे क्या बोलेंगे? समरूपी। समरूपी। जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों, जो एल्गी है, फंजाई है, अर्थात शैवाल और कवक में जो नर और मादा युग्मक होते हैं, उनमें मैक्सिमम स्पेसीज में इनका जो शेप होता है वो एक समान होता है, नर और मादा दोनों युग्मक का, और इसीलिए इसको समरूपी कहते हैं। जबकि इसके बाद वाले में बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि यदि
मेल और फीमेल जो ये गैमीट हैं, यदि इनके आकार में भिन्नता हो, अर्थात एक ऐसा हो और दूसरा किसी दूसरे शेप का हो, जैसे इस तरह से हम बता रहे हैं, हम ह्यूमन की बात हम करते हैं। ह्यूमन में यदि देखा जाए बच्चों, ह्यूमन की बात की जाए, आदमी की बात की जाए, तो इसमें मेल और फीमेल में क्या होता है भाई, मेल का जो स्पर्म होता है वो इस तरह से होता है, ठीक, और जो फीमेल ओवा है वो इस तरह से है, ठीक। तो इसमें जो डिफरेंस आ गया, जो वेरिएशन आ गया जो आकार में, वो क्या हो गया, विषम रूपी। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, विषम रूपी, विषम रूपी। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, विषम रूपी। अर्थात अगर जो नर और मादा दोनों युग्मक समान हैं, दोनों का शेप समान है, आकार समान है, तो उसे समरूपी युग्मक, और यदि आकार भिन्न है तो उसे विषम रूपी युग्मक कहते हैं। ये छोटी सी बात थी इसके संबंध में बताने के लिए। तो पहला शर्त क्या था बच्चों लैंगिक जनन का, कि जो युग्मक होने चाहिए वो दो प्रकार के होने चाहिए, नर युग्मक और मादा युग्मक, ठीक। आगे ये भी बताया गया था कि जो ये नर युग्मक और मादा युग्मक हैं, जैसे हम यहाँ एक बात करें, ये मान लीजिए ये नर युग्मक है और ये एक मादा युग्मक है, हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों के मिलने से जुड़ने से एक स्ट्रक्चर बनता है बच्चों, जिसे क्या कहा गया है, जाइगोट। क्या कहा गया है बच्चों, जाइगोट, ठीक। इस प्रक्रिया को बच्चों बताया गया था कि इस प्रक्रिया का एक स्पेशल नाम है, जिसे क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, निषेचन। क्या बोलेंगे, निषेचन। निषेचन, ठीक। इसी प्रक्रिया को, चूंकि यहाँ पे जो दो गैमीट हैं, जो दो युग्मक हैं, उनके मध्य में फ्यूजन हो रहा है। फ्यूजन मतलब दो युग्मक मिल के एक दूसरी संरचना बना रहे हैं, अर्थात दोनों का आपस में संलयन हो रहा है, संलयन हो रहा है। इसलिए इसी को और क्या कहते हैं, सिंगैमी। इस प्रोसेस को और एक नाम दिया गया है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, सिंगैमी, ठीक। एक और जानकारी इसमें बताई गई थी, एक चार्ट भी बनवाया गया था, उसमें बाकायदे लिखवाया गया था कि ये जो युग्मक होते हैं वो अगुणित होते हैं, ठीक। अर्थात जो युग्मक होते हैं वो अगुणित होते हैं, अर्थात उनमें क्रोमोसोम की नंबर कितना, n, ठीक। नर युग्मक में भी क्रोमोसोम का नंबर n, मादा युग्मक में भी क्रोमोसोम का नंबर n, ठीक। ये अगुणित हो गए। जब ये दोनों अगुणित मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो इनके फलस्वरूप जो जाइगोट बनता है वो क्या होता है बच्चों, 2n। ये जाइगोट जो बनेगा वो 2n हो जाएगा, और ये जो होते हैं ये n होते हैं। इसके संबंध में हमने पिछले लेक्चर पे भी बताया है कि ये जो n है बच्चों, इसे क्या कहते हैं हम, जो n है इसे कहते हैं अगुणित। ये बेहद छोटे छोटे टर्म हैं बच्चों, जो बहुत ज़रूरी हैं। यदि आप इसे नहीं जानेंगे तो फिर आगे की जो चीज़ें हैं उसे समझने में और उसको डिफाइन करने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा आपको। इसलिए धीरे धीरे हमारे साथ साथ चलते रहिए और चीज़ों को समझते रहिए। द्विगुणित, इसे क्या बोलते हैं भैया,
डिप्लॉयड, ये डिप्लॉयड। ठीक, तो जहाँ पे गैमीट हैं वहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर क्या है, n है, अर्थात अगुणित है, अर्थात हैप्लॉइड है। जहाँ पे ये जाइगोट बन गया तो जाइगोट क्या है, 2n है, 2n अर्थात द्विगुणित है, द्विगुणित बोले तो डिप्लॉयड। यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण, वैसे तो पिछले चार्ट में आप लोगों को कई सारे उदाहरण दे के बताए गए थे, उसमें लगभग दर्जन भर उदाहरण हैं, उसे आप वहाँ पिछले लेक्चर में देखिएगा। लेकिन यहाँ पे यदि हम लोग अपना उदाहरण लें, जैसे ह्यूमन, हम अपना उदाहरण लेके बता रहे हैं बच्चों, ह्यूमन, ठीक है, अर्थात मानव। मानव में कैसा होता है, अर्थात हम लोगों में कैसा होता है बच्चों, इसमें अगर जो हम लोग थोड़ा सा इसका डायग्राम बनाएं तो देखेंगे कि यदि ये स्पर्म है, स्पर्म अर्थात मेल गैमेट है, नर युग्मक है, ये क्या है, स्पर्म है, मेल गैमेट है। दूसरा ये फीमेल गैमेट है, ठीक है, ये दोनों मिले, दोनों का युग्मन हुआ। यहाँ पे प्रोसेस क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट बना। ठीक, जाइगोट बना, जाइगोट क्या है, 2n है, ये जाइगोट बन गया, और जाइगोट क्या है, 2n है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे क्रोमोसोम नंबर की कि भाई क्या क्या है। जो ये लोग हैं ये क्या हैं, n हैं। जो ये लोग हैं अर्थात जो युग्मक हैं वो क्या हैं, n हैं, ये भी n हैं, और ये 2n हैं। ठीक, अब चूंकि जो मानव है, मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं बच्चों, 23 पेयर अर्थात 46। टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं, जो 2n बराबर होता है वो कितने होते हैं, ऐसे देखिए 46, यही लिखते हैं। जो 2n हैं वो क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, 46। 46 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम होंगे बच्चों, 46। ठीक, तो जब 2n 46 है, 46 है, तो n क्या होगा, उसका आधा हो जाएगा, यानी यहाँ पे कितना 23, और यहाँ पे भी कितना 23, ये क्या होंगे, ये क्रोमोसोम के नंबर हो जाएंगे 23 23। ये 23 23 किस में है, गैमीट में, युग्मक में 23 23 हैं, 23 23 क्रोमोसोम, और जब जाइगोट बन गया तो पूरे के पूरे 46 क्रोमोसोम। ठीक है, समझ में आया। अर्थात जो अगुणित युग्मक है उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, 23। ठीक, 23, और जब ये द्विगुणित हो गया, 2n हो गया, तो 46। सीधी सी बात है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है भाई। ये n है तो n है तो 23 23 है। अगर जो हम 2n देखेंगे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 46 हो जाएगा। ठीक, लेकिन यदि हमें 46 है, 2n है, हमें n देखना है, तो 2 से डिवाइड कर दिया, 23 आ गया। ठीक, इसी तरह के कई एग्जाम्पल पिछले वाले में दिए गए थे बच्चों, उसे जानना जरूरी था। यहाँ पे थोड़ी सी आउटलाइन इसके लिए इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि ये लैंगिक प्रजनन, ये लैंगिक जनन क्या है, इसके लिए क्या आवश्यकताएं हैं, ये सब जरूरी था। यहाँ पे बच्चों अब इस चैप्टर के ये थोड़ा सा हमने रिव्यू दे दिया ताकि पीछे से आपको जानकारी हो गई कि हाँ लैंगिक जनन के विषय में इतनी सारी चीज़ें हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ जहाँ दो तरह के गैमीट मिलते हैं वो जाइगोट बनता है, फिर उनका आगे निर्माण होता है। ठीक, मेल और फीमेल का पार्टिसिपेशन होता है। तो ये इस तरह का जनन क्या है, इस तरह का प्रजनन क्या है, लैंगिक प्रजनन है।
ठीक है। जबकि अलैंगिक में क्या बताया गया था भाई, अलैंगिक में गैमेट का कोई रोल नहीं है, अलैंगिक एक बहुत ही साधारण प्रक्रिया है, अलैंगिक में सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है, अलैंगिक में एक ही पेरेंट बॉडी दो भागों में डिवाइड हो जाती है, ठीक। जबकि लैंगिक जनन क्या है, लैंगिक जनन एक जटिल प्रक्रिया है, यह एक टाइम टेकिंग प्रक्रिया है, इसमें दो तरह के गैमीट भाग लेते हैं। अलैंगिक में एक और चीज़ बताई गई थी, उसका वो ड्राइबैक था, वो क्या था भाई कि अलैंगिक जनन से जितने भी संतति उत्पन्न होती हैं वो क्या होती हैं, अपने पेरेंट की ही फोटोकॉपी होती हैं, और इसी को क्या बोला गया था, क्लोन बोला गया था। अर्थात जैसे उसके जनक वैसे ही उसकी संतति, कोई जेनेटिक वेरिएशन, कोई मार्फोलॉजिकल वेरिएशन अलैंगिक जनन के फलस्वरूप नहीं होता है, ठीक। अलैंगिक जनन के फलस्वरूप किसी तरह का संतति में कोई जेनेटिक वेरिएशन अर्थात आनुवांशिकी परिवर्तन या मार्फोलॉजिकल परिवर्तन अर्थात बाह्य आकार या आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो संतति होती है वो एग्जैक्ट अपने पेरेंट की ही फोटो कॉपी होती है, जिसे क्लोन बोला जाता है, ठीक है। लेकिन लैंगिक जनन में क्या है भाई, लैंगिक जनन में जो भी संतति उत्पन्न होगी वो अपने पेरेंट से डिफरेंट होगी, ठीक। जेनेटिकली रूप से डिफरेंट होगी, मार्फोलॉजिकली रूप से भी डिफरेंट हो सकती है। दूसरी बात कि जो उसके जो क्रोमोसोम्स होंगे उनके संरचना में भिन्नता होगी। क्यों? क्योंकि नर और मादा दो अलग अलग लोगों से जो युग्मक आ रहे हैं, नर और मादा दो अलग अलग लोगों से जो युग्मक आ रहे हैं, यहाँ देखिए दो अलग अलग युग्मक से आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन भी होगा। अब इनका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो क्या बताया गया था कि जो अलैंगिक जनन है बच्चों, उसका इवोल्यूशन से अर्थात उत्परिवर्तन के सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं होता, उसका कोई रोल नहीं होता, वो सदियों से ऐसे ही चला आ रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। जबकि लैंगिक जनन के फलस्वरूप वेरिएशन उत्पन्न होते हैं, अर्थात विविधता का उत्पादन कौन करता है, लैंगिक जनन। इसलिए लैंगिक जनन का रोल है वेरिएशन में, इसका रोल है इवोल्यूशन में, ठीक है। तो इतनी सारी बातें बताई गई थी बच्चों। उसके बाद हम लोग इस अध्याय से शुरू करते हैं एनसीईआरटी 12th चैप्टर का दूसरा चैप्टर, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। बच्चों अलैंगिक के विषय में हम पहले ही बता चुके हैं, जैसे गुलाब की वो कटिंग बताया था हमने, अजूबा या जिसे ब्रायोफाइलम कहते हैं उसकी पत्तियां ज़मीन पे पड़ जाती हैं, उसकी जो लीफ मार्जिन्स हैं वहाँ से नए पौधे निकल जाते हैं, या गुलाब के डंठल को आप घर पे लाते हैं, उसे दो टुकड़ों में काट देते हैं, ज़मीन में लगा देते हैं, वो भी बन जाता है। वो भी एक कौन सी प्रक्रिया थी, अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया थी पौधों में। अलैंगिक, ध्यान रखिए, यहाँ अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, लैंगिक बारे में पढ़ेंगे, ठीक। जैसे आलू का हमने बताया था कि आलू में जब आलू को उसका जब उस पैदावार के लिए जब उसे लगाया जाता है तो क्या करते हैं, जहाँ उसकी आँखें होती हैं, जहाँ से कलियाँ निकली होती हैं, उसके बगल से उसे टुकड़ों में काट देते हैं और ज़मीन में लगा देते हैं। यही प्रक्रिया अदरक के साथ, यही प्रक्रिया हल्दी के साथ भी अपनाई जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो अलैंगिक जनन के संबंध में था बच्चों, वो सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस ई आचार्य के प्लेटफार्म पर आपको बता दिया गया था, समझा दिया गया था पिछले लेक्चर में। आप उसे देखें और वहाँ से समझें, ठीक है। बाकी यहाँ पे जिसकी बात हो रही है वो है लैंगिक प्रजनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और किसमें, पुष्पी, ये ध्यान रखिए, पुष्पी पादपों में, अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ किसकी बातें हो रही हैं बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये इतनी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है।
जो पिछले अध्याय में पढ़ा हमने वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था फ्लावरिंग प्लांट के विषय में, जो आपको बताया गया था, ठीक है। जबकि यहाँ पे अब हम लोग किसकी चर्चा करेंगे, फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पहले ही एक शब्द लिखा है पुष्पी पुष्प। जो फूल होते हैं बच्चों, फूलों का हम लोगों के जीवन में बड़ा महत्व है। फूल का पौधे के लिए अपना महत्व तो है ही, वो तो भाई उनके जनन के लिए मुख्यतः इम्पॉर्टेंट है, उनकी ज़रूरी हैं। जबकि फूल का हम लोगों के आम जन जीवन में भी बहुत महत्व है। जैसे कोई बहुत ही प्रसन्नता का अवसर हो, बहुत ही खुशी का माहौल हो, वहाँ पे भी फूलों की आवश्यकता होती है। कहीं पूजा पाठ इबादत की जहाँ भी किया जाता है बच्चों, वहाँ भी फूलों की आवश्यकता होती है। प्लस जीवन के अंतिम काल में जब टाटा बाय बाय होता है, जब कहीं शोक संतप्त माहौल होता है, वहाँ पे भी फूलों की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये है कि जो फूल है बच्चों, हम लोगों के जीवन में कदम कदम पर इनका रोल है। कहीं खुशी तो कहीं गम, ठीक है, कहीं खुशी में तो कहीं गम में। इनकी महत्ता 100% श्योर है। जैसे हम लोग जब भी किसी से मित्रता करते हैं तो वहाँ भी फूलों की बात आती है। भाई लोग गुलाब का फूल देते हैं। अब गुलाब का फूल किस कलर का दे रहे हैं, ये अपने मन की भावनाओं पर निर्भर करता है। भाई आप लाल दे रहे हैं कि पीला दे रहे हैं कि क्या दे रहे हैं। हमने कहीं पढ़ा था कि फूलों के जो अलग अलग रंग होते हैं वो अलग अलग तरह की भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं। भाई ये आप लोग काफ़ी अच्छे से जानते होंगे और आगे भी जान जाएंगे, कहीं पढ़ लिख लेंगे। तो यहाँ जो जिसकी बात हो रही थी बच्चों, फूलों की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है कि जीवन के प्रत्येक क्षण में, चाहे वो खुशी का माहौल हो या गम का माहौल हो, दोस्ती हो या प्रेम हो, सबके प्रदर्शन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, फूलों की। यहाँ पे बच्चों जो और फूलों का एक और महत्व है भाई सौंदर्य के लिए, वो तो सभी जानते हैं। सुंदरता बढ़ाने में फूलों का बहुत बड़ा रोल है। आप अपने बागीचे की सुंदरता बढ़ा लीजिए, आप अपने घर की सुंदरता बढ़ा लीजिए। कुछ लोग भाई माला पहनते हैं फूलों की, कुछ बालों में भी लगाते हैं, गजरा वगैरह, वो आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे, ठीक है। तो इसके विषय में क्या बताया गया है भाई कि जो फूल हैं उनका हमारे जीवन में कब से महत्व है, प्राचीन काल से ही, ठीक। इनका सौंदर्य में, आभूषण के लिए भी, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्व की वस्तु रहा है। ये मानव द्वारा प्रेम, किसकी बात कर रहा है, प्रेम की बात कर रहा है। अर्थात ये अफेक्शन की बात कर रहा है बच्चों, लव की बात कर रहा है कि यदि किसी से प्रेम है तो उसको भी प्रतीकात्मक रूप में प्रेम का प्रतीक पुष्प ही है। प्रेम को प्रतीकात्मक, जैसे हमें अपने ईश्वर से प्रेम है। प्रेम का सिर्फ वही अर्थ नहीं होता बच्चों जो बहुत से लोग समझते हैं। प्रेम एक बहुत ही विस्तृत शब्द है। जैसे हमें ईश्वर से प्रेम है, अपने ऊपर वाले से प्रेम है, तो अपने जो सुपर पावर है उससे प्रेम है, तो उस प्रेम के वशीभूत होके भी हम जब अपने ईश्वर के सामने जाते हैं तो क्या लेकर जाते हैं, पुष्प लेकर ही जाते हैं, फूल लेकर ही जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ उस प्रेम की बात की गई है कि जहाँ भी प्रेम है वहाँ पर पुष्प है। अर्थात पुष्प क्या है, प्रेम को प्रदर्शित करने का एक सिंबलिक फॉर्म है, एक रूप है। बहुत ही अच्छा। अनुराग है, प्रसन्नता है, जहाँ खुशी होती है, खुशी में लोग फूलों की माला पहनाते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं, तो ये क्या है बच्चों, प्रसन्नता है। विषाद एवं शोक, जैसे कोई बहुत दुखी है, कहीं किसी के यहाँ कोई दुर्घटना हो गई है, किसी का देहांत हो गया है, वहाँ पे भी बच्चों इन पुष्पों का बहुत बड़ा रोल है। वहाँ पे भी पुष्प चढ़ाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करना। अर्थात पुष्प क्या है बच्चों, जैसा कि हमने बताया कि फ्लावर्स आर द मीडियम फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमोशंस। कहने का मतलब है कि जो
मन की अभिव्यक्ति होती हैं उसको प्रदर्शित करने का एक प्रमुख साधन क्या है बच्चों? पुष्प है। अब मन की अभिव्यक्ति कैसी है भाई? सुख में है कि प्रेम में है कि दुख में है? ठीक, इन सबों की अभिव्यक्ति के लिए क्या बताया गया है बच्चों? पुष्प बताए गए हैं। ये क्या रहे हैं? सब प्रतीक रहे हैं, अर्थात सिंबल ऑफ लव एंड शारो, सिंबल ऑफ विक्ट्री, सिंबल ऑफ अफेक्शंस। ये सारी चीजें किसके लिए कही गई हैं? पुष्प के लिए कही गई हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये तो फूल का जो भाई पुष्प का जो अपना रूप रहा वो रहा कि किन किन रूपों में हमारे समाज में इसका प्रयोग होता है, इसे हम लोग यूज करते हैं। खैर, अब इसके विषय में बच्चों जो एक टिपिकल फ्लावर है, टिपिकल मतलब एक ऐसा पुष्प जिसे हम अध्ययन के लिए चुनते हैं, जिसमें वो सारे स्ट्रक्चर्स जिनकी महत्ता है उसके विषय में हम लोग जानते हैं। उसके लिए आपकी किताब में ये एक आरेख बना हुआ है, एक फिगर बना हुआ है। हम लोग पहले इसके सारे अंगों के विषय में जितनी इन्फॉर्मेशन है उसे देखते हैं, प्लस जो जो और जानकारियाँ हमें चाहिए उसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। आइए, बच्चों जैसा कि बताया गया कि जो पुष्प हैं, पुष्पों का हम लोगों के जीवन में महत्व तो है ही है। जो फ्लावर्स हैं, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उसमें भी पुष्प ही लैंगिक जनन के माध्यम हैं। क्यों? क्योंकि पुष्प के अंदर ही नर जननांग और मादा जननांगों का विकास होता है। पिछले लेक्चर में ही मैं बता चुका हूं बच्चों कि पुष्प भी दो तरह के होते हैं, जैसा कि बताया गया था आपको। एक पुष्प ऐसे होते हैं जिसमें या तो मेल ऑर्गन होगा, अर्थात या तो नर जननांग होंगे या मादा जननांग होंगे। ठीक, दूसरा पुष्प क्या बताया था हमने कि दूसरा पुष्प वो होगा जिसमें नर और मादा जननांग दोनों होंगे। ठीक, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर, इसके विषय में बच्चों बताया गया था। थोड़ा सा यहाँ पे भी हम लोग जान लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके विषय में बच्चों यहाँ पे शुरू में ही हमने बताया था कि जो फ्लावर है, जो पुष्प है, जो पुष्प है बच्चों वो दो तरह के होते हैं। ठीक, ये जो फ्लावर हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? सॉरी, जो पुष्प हैं उनकी दो वैरायटीज बताई गई थी। ठीक, एक में क्या बताया गया था? एक में था बच्चों एक लिंगी पुष्प, ठीक है, और दूसरे में क्या था? द्विलिंगी। ठीक, एक लिंगी और द्विलिंगी। इसमें क्या था भाई? एक लिंगी और द्विलिंगी में क्या था? एक लिंगी और द्विलिंगी में था बच्चों कि इसमें एक लिंगी में एक ही लिंग होगा, अर्थात या तो नर वाला या मादा वाला। ठीक, कहने का मतलब है कि एक ही तरह का जननांग होगा, या तो मेल जननांग या तो मेल जननांग होगा। ठीक, या फीमेल जननांग या फीमेल जननांग, फीमेल जननांग। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? इस तरह के पुष्प को एक लिंगी पुष्प बोलते हैं जिसमें एक ही जननांग होगा, या तो मेल जननांग या फीमेल जननांग, अर्थात आइदर
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक। जबकि द्विलिंगी में क्या होगा भाई, जो द्विलिंगी पुष्प हैं उनमें नर और मादा दोनों जननांग होंगे, दोनों जननांग उपस्थित, ठीक। ये बहुत ही बारीक कुछ डिफरेंसेस है बच्चों, जिन्हें हमें याद करना ही करना है, जिन्हें हमें जानना ही जानना है हर हाल में। कहने का मतलब है जो एक लिंगी पुष्प हैं उनमें क्या है, या तो मेल जननांग होगा या मादा जननांग होगा, या नर जननांग होगा या मादा जननांग होगा। जैसे एक सबसे बढ़िया उदाहरण क्या बताया गया था आपको, एक जो बेस्ट एग्जाम्पल है उस समय वो बताया गया था आपको पपीता का पौधा, ठीक। ये हमने बताया था खूब अच्छे से फिगर बना के भी कि जो पपीता का पौधा होता है बच्चों, उसमें एक पौधे में एक ही तरह के जननांग होते हैं, अर्थात एक पौधे में जो फूल होगा उसमें एक ही तरह का होगा, अर्थात मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है, तो उसके जो फूलों में जो जननांग होते हैं वो मेल पौधे में मेल फूल के जननांग होंगे, सिर्फ मेल फूल में जो फूल होगा उसमें सिर्फ मेल के जननांग होंगे, और जो फीमेल होगा उसमें फीमेल के जननांग होंगे, ठीक। जबकि इसमें मेल और फीमेल दोनों जननांग उपस्थित होते हैं इस तरह के फ्लावर में, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी एक उदाहरण लिखा जाए, अगर जो एक पौधे का नाम सुना होगा आप लोगों ने बच्चों, अभी आगे आएगा भी, गुड़हल हिबिस्कस, इसका नाम क्या है, हिबिस्कस। इसका नाम क्या है बच्चों, वैसे आपकी किताब में कहीं आगे दिया होगा लेकिन आप यहीं थोड़ा जान लीजिए। इसका वानस्पतिक नाम है बच्चों कैरिका पपाया। क्या है बच्चों, कैरिका पपाया। आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th वाले चैप्टर में बच्चों, बहुत वो सारी मतलब जो 11th की बुक है जो आप लोगों ने पढ़ चुका होगा, तो उस 11th वाली बुक में पहला ही चैप्टर है जिसमें ये सारी चीज़ें कैसे नाम लिखते हैं पौधों का, क्या है जनरा, क्या है स्पेसीज, क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई होंगी वहाँ पे। तो यहाँ पे जो पपीता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कैरिका पपाया। ये जीनस होता है बच्चों जो पहला लिखा जाता है, और ये जो दूसरा होता है ये क्या होता है, स्पेसीज होता है। ये सारी चीज़ें आप लोग पीछे पढ़े होंगे, ठीक। स्पेसीज होता है। यहाँ बच्चों गुड़हल का जो नाम होता है, इसका नाम भी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। इसको बोलते हैं हिबिस्कस। ये तो जीनस हो गया, तो हिबिस्कस से जीनस बदल देंगे तो कई सारी हो जाएंगी। तो यहाँ गुड़हल, जिस गुड़हल की बात हो रही है वो क्या है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ठीक। जब आप लोगों ने 11th वाले चैप्टर 11th में जो ये नॉमेनक्लेचर वाला चैप्टर है बच्चों, जहाँ नाम बताया जाता है, जो नॉमेनक्लेचर है वो कैसे किया जाता है, तो एक बहुत ख़ास बात बताई गई होगी वहाँ पे कि जब हाथ से लिखते हैं, जब भी किसी भी वनस्पति या जंतु का जीव वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो उसमें कुछ सावधानियाँ दी जाती हैं। पहली सावधानी थोड़ा सा हमसे याद दिला दे रहे हैं। पहली सावधानी क्या होती है कि यदि छपाई करें, जैसे पेपर जो किताब आपकी छप के आती है, कहीं अगर जो प्रिंटिंग मटेरियल हो, प्रिंट करना हो, प्रिंट किया हुआ हो, या आपको छापना हो, तो तब जब वैज्ञानिक नाम होता है, जीव वैज्ञानिक नाम किसी जंतु का या वनस्पति का, तो उसे तिरछा छापते हैं। तिरछा मतलब इटैलिक्स, वहाँ कहा गया है कि इटैलिक्स मतलब तिरछा छापेंगे, तिरछा। जबकि जब आप अपनी कॉपी पे इनका जीव वैज्ञानिक नाम लिखेंगे, किसी भी जंतु या वनस्पति का, तो उसके विषय में कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं। पहली ये कि भाई जो जीनस होगा वो कैसा होगा, उसका
जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होगा। पहला लेटर बोले तो यहाँ देखिए, जो ये पहला लेटर लिखा जाएगा वो कैपिटल का होगा, तो ये क्या बनेगा? जीनस। यहाँ थोड़ा और विस्तार से हम लिख दें, ये क्या है? जीनस है, और ये एस क्या है भाई? स्पीसीज है, स्पीसीज है। ठीक, कहने का मतलब है कि जो जीनस का पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा, जो स्पीसीज का पहला लेटर होगा वो स्मॉल होगा। ठीक, दूसरी सावधानी क्या थी कि लिखने के बाद से हम इसे अंडरलाइन करेंगे। देखिए ये अंडरलाइन किया गया है। ठीक, यहाँ भी ये अंडरलाइन किया गया है, अंडरलाइन कर दिया गया। ठीक, अंडरलाइन करने में भी क्या सावधानी है? अगर जो आपने इसको ऐसे खींच दिया दोनों को एक में मिला के, तो 100% गलत, आपको 0 नंबर मिलेगा, कंफर्म है। यह लाइन बिल्कुल ऐसे मिला के नहीं खींचनी है कि आपने कैरका पपाया मारा एक ही में रगड़ दिया, नहीं, ऐसे नहीं है। आप कहें कि अरे हम तो सर बहुत जल्दीबाजी में थे, हम तो मार दिए एक ही में, तो मार दिए तो भैया तो 0 नंबर पा गए। ठीक, कहने का मतलब है कि जो जीनस है इसके नीचे अलग लाइन होती है, जो स्पीसीज है उसके नीचे अलग लाइन होती है, दोनों के नीचे अलग लाइन होता है। ठीक, तो इस तरह से ये नाम लिखे जाते हैं जो आपको वहाँ पढ़ाए गए होंगे, बताए गए होंगे। और यहाँ भी थोड़ा सा जान लीजिए, इसमें एक और है थोड़ा सा, अब जब बता ही रहे हैं तो थोड़ा सा जान लीजिए। इसमें बच्चों जैसे एक एग्जाम्पल वहाँ पे दिया गया था, एक एग्जाम्पल दिया गया था आम का, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक, मैंगीफेरा इंडिका आम का दिया गया था। यहाँ जो जनरल प्रोसेस है हम लोग उसे फॉलो करेंगे। जनरल प्रोसेस बोले तो पहला तो ये जो इसे अंडरलाइन करते हैं भाई, अलग 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 अंडरलाइन कर दिया। दूसरा देखते हैं कि ये कैपिटल में होना चाहिए, इसकी शुरुआत जीनस की, ये क्या है? जीनस। ये क्या है? स्पीसीज। ठीक, स्पीसीज है। लेकिन इन सबों के बाद भी एक और चीज़ लिखा था, और वो भी बताया जाता है यहाँ पे, लिन। ये लिन कौन है भाई? इस लिन का मतलब है लीनियस, अर्थात अगर जो इस नाम के आगे इस तरह के किसी का नाम लिखा हो तो उसका मतलब ये होता है कि इन्होंने ही इस स्पीसीज को डिफाइन किया, परिभाषित किया, खोजा। ठीक, तो ये साइंटिस्ट का भी नाम होता है जो बताया जाता है। तो ये साइंटिस्ट है, ये कौन है? साइंटिस्ट है। ठीक, तो ये थोड़ा सा प्रीव्यू था वहाँ का, जो आपके लिए जानना ज़रूरी था। इसको जानने से पहले ये छोटी छोटी बातें थीं जो आप जानते रहिए। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अपने बेसिक मुद्दे पे आते हैं, मेन मुद्दे पे। ठीक है, यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे देखिए, यह एक फ्लावर है, यह एक पुष्प है जिसका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस पुष्प को क्या किया गया है? ये एलएस है। एलएस बोले तो ये देखिए लिखा हुआ है एलएस। एलएस का मतलब क्या होता है भाई? यहाँ लिख देते हैं एलएस, ये इसी एलएस की बात कर रहा है। एलएस का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। बच्चों आप ई आचार्य के प्लेटफॉर्म पे हैं, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कहीं कोई चीज़ जो कन्फ्यूजिंग है वो आपको समझा दी जाएगी। आपके बिना कहे ही आप सोचेंगे कि इसका मतलब क्या होगा, हम जाने या न जाने, लेकिन नहीं, वो चीज़ आपको बता दी जाएगी। जैसे यहाँ पे एलएस लिखा है, एलएस का मतलब क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। बच्चों इसी तरह का एक और होता है टीएस। टीएस
टी एस का मतलब क्या होता है भाई? ट्रांसवर्स सेक्शन, ये आर है, ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक, ये टीएस है, इसके विषय में भी आगे आपको पढ़ना पड़ेगा, तो यही जान लेते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल मतलब क्या है भाई? पहले बात तो सेक्शन मतलब क्या होता है? सेक्शन मतलब होता है काटना, किसी चीज को काटना, अर्थात यहाँ सेक्शन का अर्थ क्या है भाई? काटना। जो सेक्शन है उसको क्या कहते हैं बच्चों? काटना, काटना। ठीक, अब किस तरह से काटना? लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स। अगर जो हम उसे लॉन्गिट्यूडिनल काटते हैं तो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन बोलेंगे, ट्रांसवर्स काटते हैं तो ट्रांसवर्स सेक्शन बोलेंगे। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि भैया ये लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स सेक्शन काटते कैसे हैं? देखिए, किसी भी वस्तु को अगर जो हम उसके लंबवत काटें, लंबवत, जैसे ये पेन है, आइए यहाँ एक आरेख बना के दिखा देते हैं। जैसे यह इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास जिसे आपको काटना है। ठीक, इस तरह का एक ऑब्जेक्ट है जिसे आपको काटना है। तो अब कौन सा एलएस होगा, कौन सा टीएस होगा, आप ध्यान से देखिए बच्चों। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जब नहीं समझ में आती हैं तो फिर आगे जाके बहुत समस्या खड़ी कर देती हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं आपके साथ समस्या खड़ी हो, क्योंकि आप कहाँ हैं? आप ई आचार्य के प्लेटफार्म पे हैं बच्चों। यहाँ पे यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को उसके लंबवत काटें, यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने ये लिया है, अगर जो उसके लंबवत अर्थात लंबाई में काटें इस तरह से, इस तरह से काट दिया। ठीक, मतलब यहीं से काट दिया इसको, बीच से ही। ठीक, तो इसे बोलते हैं एलएस। ठीक, लंबाई ऐसे थी, ऐसे इस तरह से काट दिया। लेकिन अगर जो हम इसी को इधर से काटें, ठीक, तो ये क्या है? टीएस, ये है टीएस। ठीक, तो इतना आप ध्यान रखिए, हमें लग रहा है समझ में आ गया होगा कि अगर जो ऐसे काटते हैं तो वो लॉन्गिट्यूडिनल है। ठीक, और अगर जो उसके इस तरह से काटें, बीच से फाड़ना जिसे बोलते हैं, बीच से इसे फाड़ दिया तो क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है बच्चों? एलएस की। ठीक है, यहाँ पे बात हम लोग कर रहे हैं एलएस की। यहाँ पे बच्चों दो तरह के आर्गन्स हैं, एक पुष्प है, इसका आरेखीय निरूपण है, और आरेखीय निरूपण में क्या दिया गया है? ये पुष्प है। अब पुष्प में डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स की बात की गई है, जिसके विषय में हम लोग जानेंगे। आइए देखते हैं बच्चों, यह जो पुष्प है जो आपके सामने बना हुआ है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब द्विलिंगी पुष्प। अभी अभी हमने बताया कि द्विलिंगी पुष्प का मतलब क्या है? जिसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही पुष्प में हों तो उसे क्या बोलेंगे? द्विलिंगी। और इसमें देखिए द्विलिंगी कहाँ कहाँ है भाई? पहली बात तो हम इसके एक एक ऑर्गन्स की बात करते हैं। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे ये वर्तिकाग्र है, ठीक, जिसे क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। थोड़ा थोड़ा टर्मिनोलॉजी आप लोग सीखते चलिए ताकि आसानी रहे। सॉरी, ये क्या है बच्चों? ये स्टिग्मा है। ठीक, ये जो वर्तिका है इनको क्या बोलते हैं? स्टाइल। ठीक, और ये जो इसका मकरंदधर क्षेत्र है, अर्थात यहीं पे ये जो
आ रहे हैं, यहाँ से ट्यूब निकलेगी। अभी पिछले चरण पे हमने बताया था, अभी फिर मैं बताऊंगा। यहाँ पे बच्चों जो ये है, ये जो डिफिनीशन आप में दी गई है, जो किताब में आपको फोटो बना है बच्चों, वो गलत बना है। गलत कैसे बना है? देखिए, जो यहाँ फोटो बना है वो गलत है, नेमिंग गलत की गई है। जो यह नेमिंग है कि पंखुड़ी, ये पंखुड़ी नहीं है भाई, ये पराग कोश है। यहाँ जो नेमिंग है ये उलट गई है, अर्थात ये दोनों उल्टे हो गए हैं। कैसे? जो पंखुड़ी है वो ये है और जो पराग कोश है वो यह है। ध्यान रखिए, आपके किताब में बच्चों गलत बना हुआ है। जो भाई साहब ने जो प्रिंट किया होगा उनसे थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा, कोई बात नहीं, हम हैं ना आपको बताने के लिए। तो ये पंखुड़ी इन्होंने लिखा है, ये पंखुड़ी नहीं है, ये क्या है? ये पराग कोश है। और जो इन्होंने पराग कोश लिखा है वो पंखुड़ी है। कहने का मतलब जो सही है वो क्या है? सही जान लीजिए, जो ये पंखुड़ी है वो सिर्फ ये है, ठीक। और जो पराग कोश है वो ये है, ठीक है। तो इस तरह से अब जो संरचना बनी है, अब जो लाल वाली ये तीर लगी है ये सही है, ठीक। यहाँ बच्चों ये बाह्य दल, ये तंतु है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फिलामेंट बोलते हैं, ये सही है, फिलामेंट बोलते हैं, ये बताया गया था। बाह्य दल ये क्या है भाई? इसे सेपल बोलते हैं। और ये इस पंखुड़ी को क्या बोलते हैं बच्चों? पेटल। तो यहाँ बच्चों इसमें हम लोगों ने देखा, ये करेक्शन है जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। यदि आप करेक्शन करते हैं तो आप जानते रहेंगे कि क्या है, आप सही बना लीजिएगा, नहीं तो समस्या हो जाएगी, ठीक है। यहाँ क्या है भाई? ये है पेटल, अर्थात ये पंखुड़ी है। पराग कोश कौन सा है? ये, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, पराग कोश को बोलते हैं एंथर। बच्चों ये सब टेक्निकल टर्म हैं जो आपको याद रहने चाहिए, याद होने चाहिए, नहीं तो समस्या हो जाएगी। ये ओवरी है, ठीक, ये सब ठीक है। तो यहाँ हम लोग किसकी चर्चा कर रहे थे? फ्लावरिंग प्लांट्स की, फ्लावर की। और इसमें एक ये टिपिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मेल और फीमेल फ्लावर की अलग अलग बात करें। आप देखिए, जो ये वर्तिका है, वर्तिकाग्र है, और ये जो अंडाशय है, बीजांड हैं, ये सब किसके भाग हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, अर्थात मादा जननांग के ये सारे पार्ट हैं। दूसरी तरफ जो पराग कोश है और जो तंतु है, ये किसका पार्ट है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। पिछले लेक्चर पे बच्चों बताया गया था, और इस समय भी देख लीजिए, इसको थोड़ा सा हम और अलग निकाल के बनाते हैं, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखिए, पिछले लेक्चर पे ऐसे बताया गया था कि ठीक, और इसमें बता दे पहले, ये क्या है भाई? ये है फिलामेंट। फिलामेंट बोले तो तंतु। आप इसकी तुलना उधर से कर सकते हैं, ये तंतु है और ये क्या है? एंथर। एंथर, ठीक। इसे क्या बोला गया है? पराग कोश। पराग कोश, ठीक। कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। ये जो पार्ट है बच्चों, ये किसका है? मेल का। मेल, मेल जननांग है, ये नर जननांग है, नर जननांग, ठीक। बच्चों ये जो ऐसे सिंबल है वो नर का है, नर अर्थात मेल। ये कई बार बताया जा चुका है, एक बार और बता दे रहे हैं। और ये क्या है? मादा। ये जो सिंबल होता है वो किसका होता है? मादा जननांग का, ठीक। तो ये आप लोग याद रखेंगे, हर बार बताया जा रहा है। तो ये जो सिंबल है ये किसका है?
मादा नर जननांग का है और नर जननांग में कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट। पहला फिलामेंट अर्थात तंतु जिससे ये लगा होता है, और दूसरा एंथर अर्थात पराग कोश। ठीक, पराग कोश में ही बच्चों यहाँ पे पराग कण भरे होते हैं। ठीक, भरे होते हैं। आगे इसके स्ट्रक्चर के विषय में बताया जाएगा कि ये टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है अर्थात चतुष्फलकीय संरचना है। ये सब आगे अभी आ रहे हैं तो बताए जाएंगे। तो ये क्या है बच्चों? नर जननांग। और इसके बाद यहाँ पे एक मादा जननांग की भी चर्चा कर ली जाए। ये इसमें मिला हुआ है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे क्या है भाई? यह पार्ट जो है उसे क्या बोलते हैं? सॉरी, ये वर्तिकाग्र। ठीक, और ये क्या है? वर्तिका। इसमें रटने वाली कोई बात ही नहीं है भाई। ये वर्तिका है तो इसके ये आगे का भाग है तो वर्तिकाग्र अर्थात वर्तिका के आगे का भाग। ठीक, और यहाँ पे क्या है? अंडाशय। अंडाशय अर्थात ओवरी। ठीक है, यहाँ पे क्या है? अंडाशय अर्थात ओवरी। जो ये पार्ट है बच्चों, ये क्या है? मादा जननांग। मादा जननांग। ठीक, ये 2 चीजें हैं जिन्हें आपने यहां जान लिया। यह जो पार्ट है वो क्या है? नर जननांग है। इसमें कौन कौन से पार्ट हैं? 2 पार्ट। पहला तंतु अर्थात फिलामेंट, दूसरा एंथर अर्थात परागकोश। परागकोश के अंदर ही परागकण होते हैं, परागकण बनते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। दूसरी तरफ है मादा जननांग। मादा जननांग में कौन से पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। कौन कौन से? पहला वर्तिकाग्र, ठीक, दूसरा वर्तिका और तीसरा अंडाशय। बच्चों होता क्या है, जैसे पिछले लेक्चर में ही हमने बताया था कि यहाँ पे अगर जो थोड़ा सा हम लोग इसे मैनिपुलेट करके देखें, देखिए होता ये है कि यहाँ पे जो पराग कण हैं, इसमें जो पराग कण ये भरे रहते हैं, ठीक, ये समय आने पे इनका स्फुटन होता है, इस परागकोश का स्फुटन होता है, अर्थात यह परागकोश फूट जाता है, फट जाती है उसकी लेयर, और फटने के बाद से ये जो पराग कण हैं वो रिलीज होते हैं, निकलते हैं। पिछले टर्म पे भी हमने बताया था कि पराग कण का नर जननांग से मादा जननांग तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं, अर्थात पॉलिनेशन कहते हैं। ये बताया गया था आपको, ठीक है। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे जो एंथर से निकले हुए जो पराग कण हैं, ये यहाँ फूटने के बाद से मान लीजिए रिलीज हो गए, और ये यहाँ से यहाँ पे आते हैं। किसके द्वारा आते हैं? माध्यम के द्वारा आते हैं। माध्यम के विषय में क्या क्या बताया गया था आपको कि एक माध्यम जल हो सकता है, ठीक, दूसरा हवा है, तीसरा किसी इंसेक्ट के द्वारा, किसी कीड़े के द्वारा। इंसेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हनी बी अर्थात मधुमक्खी। नियर अबाउट 80% पॉलिनेशन इज टेक्स अवे बाय हनी बी, अर्थात जो मधुमक्खियां हैं वो हमारे पर्यावरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। किस काम के लिए? परागण के लिए, ठीक। बाकी भी इंसेक्ट्स हैं, कुछ चिड़ियाएँ हैं, चिड़ियाएँ भी करती हैं, जैसे हमिंग बर्ड हुआ, बाकी भी चिड़ियाएँ हुई जो छोटी मोटी हैं। चमगादड़ों से भी होता है, सर्प भी करते हैं, कुछ सर्प भी हैं जो पुष्पों का परागण करते हैं, ठीक। कुछ स्नेल्स भी हैं, घोघा जिसे बोलते हैं, ठीक है बच्चों।
तो इस तरह से बहुत सारे माध्यम हैं परागण के लिए, ये आगे आपको बताया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे होता क्या है, जब यहाँ से कोई परागकण आता है, यहाँ पे ये इकट्ठा हो गया, यहाँ पे आके इकट्ठा हो गया, ठीक। यहाँ पे इकट्ठा होने पर स्पेसीज रिकॉग्निशन होता है, ठीक। ये आगे अभी बताया जाएगा विस्तार से। स्पेसीज रिकॉग्निशन मतलब जिस स्पेसीज का है उसी स्पेसीज के, जिस स्पेसीज की ये है, इसका ये फीमेल आर्गन है, उसी स्पेसीज के मेल आर्गन के परागण को यह वर्तिकाग्र रिसीव करेगा अर्थात लेगा, ठीक। अगर जो दूसरे का परागकण आया तो उसे ये रिसीव नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर जो इस तरह से घटना होने लगे कि चाहे जिसका परागण चाहे जिसके वर्तिकाग्र पे जाके जर्मिनेट कर रहा है और यहाँ पे आके बीज बना रहा है, तब तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ हो जाएगा? पता चला आपने लगाया है लौकी लगाया, लौकी का पौधा आपने लगाया, तो उसमें से कुछ लौकी निकल रहा है, कुछ नेनुआ निकल रहा है, कुछ तरोई निकल रहा है, मतलब एक ही पौधे में तरह तरह के फल निकलने लगे, ठीक। तो ऐसा इसलिए नहीं होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रिकॉग्निशन साइट होती है। जैसे आप अपने घर में हैं, आप अपने घर के दरवाजे पे बैठे हैं, तो आपके घर का कोई आ रहा है या आपका कोई जानने वाला, कोई रिश्तेदार, कोई मित्र आ रहा है, तो आप दरवाज़ा खोलते हैं। जबकि अगर जो कोई अजनबी है तो उसे बाहर से ही टाटा बाय बाय, ठीक। ठीक वही हालत यहाँ पे है। अगर जो इसके रिलेटिव स्पीसीज का कोई परागण आ रहा है तो ही यहाँ के वर्तिकाग्र पे इसका स्वागत है, इसका वेलकम होता है और ये यहाँ पे इससे मॉइस्चर लेता है और जर्मिनेट करके आगे की प्रोसेस चालू होती है। लेकिन अगर जो वो डिफरेंट वैरायटी का है, कहीं और से चला आ रहा है, किसी और डिफरेंट स्पीसीज का है, तो ये जो वर्तिकाग्र है उसके परागकण को लेने से मना कर देती है, अर्थात रिसीव नहीं करती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ जो दो संरचनाएं थीं उनके विषय में आपको विस्तार से बताया गया कि भाई एक ये एंथर परागकोश और तंतु किसके पार्ट हैं? मेल जननांग के, प्लस वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय ये किसके पार्ट हैं? मादा जननांग के। ये दोनों मिलके एक कंप्लीट फ्लावर, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर बनाते हैं और ये यहाँ पे बना हुआ है, ठीक। इसमें दो और ऑर्गन्स के विषय में बताया गया है बच्चों। एक ये बताया गया है जिसको कहते हैं, ये सेपल है, सेपल अर्थात बाह्य दल। ये प्रायः कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। जो ये बाह्य दल जो सेपल होता है बच्चों, वो प्रायः कैसा होता है? ग्रीन कलर का, हरे रंग का। ये भी आपको आगे बताया जाएगा, ठीक है। प्रायः कैसा होता है? ग्रीन कलर का। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है बच्चों? इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि इसके अंदर के जो संरचनाएं हैं, जैसे नर जननांग, मादा जननांग, ये सब जो जननांग हैं उनकी सुरक्षा करना, ठीक। ये सुरक्षात्मक कवरिंग है क्या? बाह्य दल अर्थात सेपल, ठीक। दूसरा एक टर्म बताया गया था, आइए उसके बारे में भी जान लें। सॉरी, दूसरा एक बताया गया था बच्चों, यहाँ पे गलती आप लोग जरूर सुधार लीजिएगा। जो आपके बुक में तीर लगाया गया है वो गलत लगा है। जो तीर पंखुड़ी पे लगना चाहिए वो परागकोश पे लगा है, जो परागकोश पे लगना चाहिए वो पंखुड़ी पे लगा है। तो जो यहाँ रेड से हमने जो लाइन किया है वो सही है, उसे आप लोग लगा लीजिएगा, अपने किताब में सुधार कर दीजिएगा। यहाँ बच्चों जो पेटल है इसकी बात हम लोग करें। जो ये पेटल है, पेटल अक्सर अर्थात जो पंखुड़ी होती है वो अक्सर कैसी होती है? रंगीन होती है, रंगीन होती है, ठीक। कैसी होती है? रंगीन होती है अर्थात कलर्ड होता है, ठीक। दो चीजें हैं। दो चीजें कौन कौन सी हैं? एक है बाह्य दल जो कैसा होता है? प्रायः ग्रीन होता है, हरा होता है। ये हरा है, हरा होता है, ठीक। इसका मेन काम क्या है भाई? इसका मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम है कि यह अपने अंदर
रहने वाले सभी अंगों की सुरक्षा करता है, उनको सुरक्षा प्रदान करता है। अब इसका एक एडिशनल वर्क या जो नेचुरल वर्क है, भाई ग्रीन है, हरा है तो क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल होगा तो फोटोसिंथेसिस तो करेगा ही करेगा, इसमें कोई सोचने वाली बात है नहीं। ठीक, बाकी जो यहाँ पे है वो क्या है, इसे बोलते हैं पंखुड़ी या पेटल। ये कैसा होता है, प्रायः रंगीन होता है। रंगीन अर्थात कलर्ड होता है। इसका काम क्या होता है भैया, इसका काम जैसे लाल होगा, पीला होगा, ठीक, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि जो इंसेक्ट्स हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं, उनको अट्रैक्ट करना। इनका मुख्य काम क्या है, मेन कैरेक्टर क्या है कि जो इंसेक्ट्स हैं उनमें उनको अट्रैक्ट करना, अपनी तरफ खींचना। ठीक है, ये अट्रैक्शन बढ़ाते हैं, वो चाहे बर्ड्स के लिए अट्रैक्टिव हों या फिर इंसेक्ट के लिए अट्रैक्टिव हों। दूसरी बात कि इस तरह का अट्रैक्शन जैसे चिड़ियाओं के लिए हो सकता है। दूसरी बात बच्चों, कुछ पौधों में यह जो संरचनाएं हैं, थोड़ी सी इसके विषय में और चर्चा कर लें कि ये जो मेल और फीमेल स्ट्रक्चर है, इन्हें क्या बोलते हैं, नेसेसरी ऑर्गन्स, अर्थात आवश्यक, जो फ्लावर के लिए, जो रिप्रोडक्शन के लिए सबसे आवश्यक अंग हैं, ये सब क्या हैं, वर्तिका है, वर्तिकाग्र है, परागकोश है, तंतु है, और ये सब अंडाशय वगैरह हैं। जबकि जो ये बाह्य दल और पंखुड़ी है, ये इसके आवश्यक अंग नहीं हैं, ये एसेसरी पार्ट हैं। एसेसरी पार्ट बोले तो सहायक अंग। ठीक, सहायक अंग कैसे, तब से मैं यही बता रहा हूँ कि जो ये बाह्य दल है, सेपल है, वो इनकी सुरक्षा करता है। जो पेटल है वो रंगीन होता है, उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है कि इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना अपनी तरफ। ठीक, रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं बच्चों, वो उनका रंग बिरंगा के लिए जिम्मेदारी किसकी होती है, इस पंखुड़ियों की होती है। रंग बिरंगी पंखुड़ियाँ होती हैं, रंग बिरंगे फूल दिखते हैं और इस तरह से उनका आकर्षण होता है। ठीक है, तो आपने जाना कि जो मेल आर्गन है वो क्या होता है बच्चों, मेल और फीमेल आर्गन एसेसरी पार्ट हैं, आवश्यक पार्ट हैं फूल के, पुष्प के। जबकि जो बाह्य दल है और जो पंखुड़ी है वो क्या है, सहायक आर्गन है। ठीक, इस तरह से आपने यह जो एक आरेख बना हुआ था, इसको कायदे से अच्छे से समझ लिया कि कौन क्या है, और इसको यहाँ पे अलग अलग भी बना के दिखा दिया गया आपको कि कौन सा मेल जननांग का पार्ट होता है, 2 पार्ट, फिलामेंट और एंथर। ठीक, कौन सा फीमेल जननांग का पार्ट होता है, अंडाशय और वर्तिका और वर्तिकाग्र। ठीक, तो ये था, इस जो छोटी सी संरचना थी उसके विषय में हम लोगों ने जाना। इसी पे